नमस्कार, महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 43,211 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 19 लोगों की जान भी गई है। इस बीच 33,356 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 2,61,658 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नए वेरिएंट से संक्रमित 238 मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही अब तक कुल 1,605 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित हो चुके हैं। आम लोगों के साथ ही लोगों की सेवा में लगे पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 136 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 126 पुलिसकर्मियों की मौत संक्रमण की वजह से हो चुकी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक फिलहाल पुलिस महकमे में 1,253 सक्रिय मामले हैं। तो 24 घंटे में लगातार जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के 43,000 नए केस सामने आए। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के 1,100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज दिया जा चुका है। इसमें ज्यादातर पुणे शहर, ग्रामीण और पिंपरी चिंचवड क्षेत्र के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी को संक्रमण के खिलाफ इम्यून करने के अभियान के रूप में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई है और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए बूस्टर डोज देने का अभियान 10 जनवरी से शुरू हुआ था। तो वहीं तीनों क्षेत्राधिकारियों के कर्मचारियों के लिए ये अभियान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। अब तक पुणे सिटी पुलिस के 486 पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज दिया गया है। पुणे सिटी पुलिस के करीब 7,600 कर्मचारियों में से 361 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें करीब 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था। बता दें कि पिंपरी चिंचवड इलाके में 415 कर्मचारियों को बूस्टर डोज दी गई है। यहां पर करीब 2,700 पुलिसकर्मी हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जाने की सरकार की ओर से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे प्राइवेट लैब हैं जिन पर इस अपील का कोई असर नहीं पड़ रहा। राज्य में कई ऐसे प्राइवेट लैब्स हैं जिन्होंने काफी पहले ही सरकार से परमिशन ले लिया था, लेकिन इन्होंने आज तक कोरोना का एक भी टेस्ट नहीं किया है। अब ऐसे प्राइवेट लैब को नोटिस भेजा जा रहा है और लाइसेंस रद्द किए जाने की चेतावनी दी गई है। शहर में 39 प्राइवेट लैब को एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट करने का परमिशन मिला हुआ है, लेकिन इनमें से 15 प्राइवेट लैब ने अब तक एक भी कोरोना टेस्ट नहीं किया है। इन सभी 15 लैब को नोटिस भेजी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि लैब की कोरोना टेस्ट करने की परमिशन को क्यों ना रद्द कर दी जाए। इन सभी लैब को नोटिस का जल्द जवाब भेजने को कहा गया है। तो वहीं धुले नगर निगम की ओर से कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे फर्जी टीकाकरण अभियान और फर्जी वैक्सीन प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की गंभीर घटना सामने आई है। पुलिस ने एक स्वास्थ्य अधिकारी समेत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 अक्टूबर 2021 को मोहाड़ी स्थित टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण किया गया था। इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड भी जनरेट किया गया था। सूत्रों के अनुसार इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के आधार पर फर्जी टीकाकरण किया गया है। एक ही केंद्र पर 28 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 6 दिसंबर को टीकाकरण दिखाया गया। इसमें से 3,191 नागरिकों के फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। सहायक आयुक्त नारायण सोनार ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 7 जनवरी को दर्ज किया गया था। नगर पालिका के सह आयुक्त जो है नारायण पंडित सोनार सह आयुक्त है, इन्होंने एफआईआर दी थी और उसमें कुछ महानगर पालिका के सेंटर पर वहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट, कोविड लस के जो है फर्जी सर्टिफिकेट दिए। तो उसमें से हमने तपास में अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। महानगर पालिका के सह आयुक्त
संक्रमण की तीसरी लहर के बीच मुंबई में कोरोना के केस कम होने से बीएमसी चिंतित है। अधिकारियों का कहना है कि होम टेस्टिंग किट की बिक्री 100% बढ़ गई है और इसकी वजह से बहुत से केस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। नए आदेश में घरेलू एंटीजन परीक्षण किटों के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री के लिए जिम्मेदार लोगों को हर दिन एक निर्धारित प्रारूप में बीएमसी अधिकारियों और खाद्य औषधि प्रशासन को इसका विवरण ईमेल करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि लैब या व्यक्तियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट या होम टेस्ट किट का उपयोग करके किए गए सभी कोविड-19 परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्ट करना आवश्यक है। बीएमसी ने कहा है कि कुछ मामलों में होम टेस्टिंग किट के रिजल्ट आईसीएमआर को नहीं बताए गए हैं, जिससे संक्रमितों को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है और संक्रमण बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने बिना मास्क यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में मध्य रेल पर बिना मास्क वाले 256 व्यक्तियों को दंडित कर उनसे 44,900 रुपए जुर्माने के रूप में वसूला जा रहा है। जनवरी माह में अब तक 2,508 व्यक्तियों को मास्क नहीं पहनने पाया गया है और उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी बीजेपी ने सीएम उद्धव ठाकरे को सलाह दी है। बीजेपी ने कहा कि ठाकरे को अब किसी और को अपने अधिकार सौंप देने चाहिए जो उनकी जगह पर दैनिक बैठकों में शामिल हो सके और राज्यों में कुछ जगहों के दौरे कर सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि घर पर बैठकर ऐसे राज्य को संभालने और नियंत्रित करने का काम नहीं किया जा सकता। इससे पहले बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने सीएम को जिम्मेदारी किसी और को देने की बात कही थी। दरअसल मुख्यमंत्री ठाकरे ने नवंबर में सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी कराई थी। इसके चलते वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित राज्य विधानसभा के 5 दिन तक चले पूरे शीतकालीन सत्र में भी अनुपस्थित रहे। हालांकि वो अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधिकारिक बैठकों, साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठकों में और अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कोल्हापुर में संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पिछले करीब 70 दिन से लोगों से मुलाकात नहीं की, इसलिए ठाकरे को उनके अधिकार किसी और को दे देने चाहिए जो उनकी जगह दैनिक बैठकों में शामिल हो सके और कभी कभी राज्य में कुछ स्थानों का दौरा कर सके। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय भूभाग में चीन के घुसपैठ के बारे में बोलना चाहिए और खुद को सिर्फ पाकिस्तान पर बोलने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। राउत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 से जुड़ी बैठक से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के से दूर रहने के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी किसी भी तुच्छ मुद्दे के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करती रहती है, जैसे कि उस पार्टी के पास कोई और काम है ही नहीं। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि बीजेपी को भारतीय भूभाग में चीन की घुसपैठ के बारे में बोलना चाहिए, ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीजेपी चुनिंदा तरीके से पाकिस्तान का जिक्र करती है लेकिन चीन का नहीं करती। तो वही महाराष्ट्र की ही तरह गोवा में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के प्रयोग को दोहराने के लिए शिवसेना के आग्रह को कांग्रेस द्वारा ठुकरा दिया गया है। कांग्रेस गोवा में फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मिलकर बीजेपी से टक्कर ले रही है। ऐसे में गोवा विधानसभा चुनाव शिवसेना अब एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेगी। कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने उनसे 40 सीटों में से 10 सीटें मांगी थी और कहा था कि 30 सीटों पर आप लड़ें, लेकिन कांग्रेस को ये भी गवारा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, शिवसेना और एनसीपी एक साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ेंगी।
मुंबई में जानवरों के लिए बीएमसी ने बड़ी पहल की है। बीएमसी ने दहीसर में पालतू जानवर के लिए पहला इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर को स्थापित किया था और इसका फैसला लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि बीएमसी दहीसर शमशान घाट में पालतू जानवरों के शवों के लिए एक इलेक्ट्रिक इंसिनरेटर नगर निकाय द्वारा शुरू होने वाली इस तरह की पहली सुविधा होगी। मेयर ने बताया कि शहर में लंबे समय से पालतू जानवरों के लिए इस तरह की सुविधा शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। ये मुंबई में नागरिक निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली पहली ऐसी सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि ये 2500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला होगा और बीएमसी ने इसके लिए पहले ही एक सर्कुलर जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर विशेष अदालत 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। इससे पहले एक हफ्ते पहले भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान ईडी ने जमानत का विरोध किया था। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से 60 दिन के भीतर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। बता दें कि जेल में बंद अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं और उन पर पुलिस से वसूली करवाने का आरोप है। 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड में अनिल देशमुख इन दिनों मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। 27 दिसंबर को अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने रंगदारी मांगने के आरोप में 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इन लोगों ने फेक कॉल ऐप के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और एक बिल्डर से 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूल लिए। सभी आरोपियों को शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने इन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आरोपियों ने गूगल प्ले स्टोर से फेक कॉल ऐप डाउनलोड किया था। इस ऐप के माध्यम से उन्होंने बिल्डर को फोन किया तो उसकी मोबाइल स्क्रीन पर डिप्टी सीएम अजित पवार का मोबाइल नंबर आया। उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम का पीए बताया और एक प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की डिमांड रखी। बिल्डर भी उनके झांसे में आ गया और उसने तय जगह पर जाकर आरोपियों को 20 लाख कैश दे दिए। आरोपियों ने एक जमीन के विवाद में बिल्डर को पीछे हटने की धमकी भी दी थी। इसी से बिल्डर को उन पर शक हुआ और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। मुस्लिम महिलाओं के फोटो की नीलामी करने वाली भुल्ली बाई ऐप के मामले में कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म हो गई थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जबकि श्वेता सिंह कोर्ट में पेश हुई थी। मामले में श्वेता सिंह और मयंक रावत के अलावा 2 आरोपी विशाल झा और असम से गिरफ्तार किया गया। इन्हें नीरज बिश्नोई भी शामिल हैं। आरोपी मयंक के वकील संदीप शेरखाने ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह और मयंक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मुंबई पुलिस ने बताया था कि आरोपी श्वेता सिंह और मयंक की पुलिस हिरासत खत्म हो गई है, जिसके बाद श्वेता को अदालत में पेश किया गया था, जबकि मयंक के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिलने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि करण उर्फ दुलसा नरोटे नक्सलियों की एक्शन टीम का सदस्य था। वो मूल रूप से प्रतिबंधित आंदोलन के गट्टा दलम की स्वघोषित 14वीं प्लाटून से जुड़ा हुआ था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि नरोटे को गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में इटापल्ली के पोमके गट्टा से पकड़ा है। उन्होंने बताया कि इनामी नक्सली 16 गंभीर अपराधों में वांछित था, जिनमें 6 हत्याओं, 4 मुठभेड़ों, 2 डकैती, 3 आगजनी के और 1 अपहरण का मामला शामिल है।
बुल्ढाना जिले के चिखली विधानसभा मतदार संघ की विधेयक श्वेता महाले ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यवस्थापक को करारा जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि अगर किसान के बैंक अकाउंट होल्ड किए तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल पिछले साल किसान के खाते में अतिवृष्टि पिक बीमा का जो मुआवजा जमा हुआ था उसे किसान को ना देते हुए महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर ने किसान का बैंक खाते को ही होल्ड कर दिया है। इस पर श्वेता महले ने चांडोल गांव के बैंक मैनेजर को अच्छा सबक सिखाया, जिसके बाद मैनेजर ने माफी मांगी। महाराष्ट्र में छोटी बड़ी सभी दुकानों पर बड़े अक्षरों में मराठी में साइन बोर्ड लगाने को लेकर राजनीतिक दलों में श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। इससे व्यापारी सहम गए हैं। वे अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को दुकानों के बड़े साइन बोर्ड मराठी में अनिवार्य करने का निर्णय किया था। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने धमकी भरे लहजे में कहा, दुकानदार सोच लें कि साइन बोर्ड बदलने का खर्च ज्यादा आएगा या दुकान के कांच बदलने का खर्च ज्यादा होगा। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने कहा कि दुकानों के बोर्ड मराठी में लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फॉन्ट साइज को लेकर आपत्ति है। उन्होंने सरकार से इस बारे में दुकानदारों पर दबाव न डालने की गुजारिश की है। साथ ही अपनी दुकान की सुरक्षा की मांग भी की है। इसके बाद उनकी दुकान के आसपास पुलिस तैनात कर दिया गया है। नंदुरबार तहसील के अमलथे गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी के कहने पर इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़े युवक को करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 5 घंटे तक पोल पर युवक का शव लटकता रहा। बताया जा रहा है कि अमलथे गांव की बिजली का ट्रांसमिशन जलने की वजह से उसका काम चल रहा था। उस वक्त बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पंकज दरबार सिंह गिरासे को बिजली की पोल पर चढ़कर बिजली की तार जोड़ने के लिए कहा। इस दौरान करंट आते ही पंकज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद विभाग की बता दें कि करीब 5 घंटे तक विभाग का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने नंदुरबार तहसील के कोपरली सब स्टेशन को घेर लिया और दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल युवक पंकज का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। बात बॉलीवुड की, जहां अभिनेता सलमान खान अक्सर काम से ब्रेक लेकर मुंबई के पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी फोटो और वीडियो वो अक्सर फैन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। हाल ही में सलमान खान ने अपने इस फार्म हाउस के पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर अब मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल सलमान खान ने आरोप लगाया था कि पनवेल में उनके फार्म हाउस के पास वाली जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। सलमान खान द्वारा दायर मानहानि के मामले पर जज अनिल एच लद्दाद ने केतन कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जनवरी की तारीख तय की है। सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से एक आदेश की मांग करते हुए कहा है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान केतन कक्कड़ इस मामले को लेकर और कोई बयान न दे, लेकिन केतन के वकील आदित्य प्रताप और आभा सिंह ने इस मांग का विरोध किया है। केतन के वकीलों ने कहा कि गुरुवार शाम को ही केस के कागजात मिले और पूरे मुकदमे को देखा नहीं जा सका। वकील आभा सिंह ने यह भी कहा है कि कोई अर्जेंसी नहीं थी और अगर सलमान खान ने मुकदमा दायर करने के लिए 1 महीने तक का इंतजार किया था तो केतन को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। इसके बाद जज अनिल एच लद्दाद ने सुनवाई स्थगित कर दी। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर ने कोविड-19 का बूस्टर डोज लगवाया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। शक्ति दूसरे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने ये डोज लगवाया है। इसके पहले बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने बूस्टर डोज लिया था।
मशहूर गायिका लता मंगेशकर अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जो आईसीयू में है। ये जानकारी उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने दी है। 92 साल की लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पिछले सप्ताह दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था उन्हें। अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि वो अब भी आईसीयू में निगरानी में हैं। उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रही हैं। तो वहीं विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों ने माधेपुर में शादी की है। इस दौरान उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त ही शामिल थे। बॉलीवुड से पहुंचने वाले लोगों में नेहा धूपिया और अंगद बेदी का नाम भी शामिल था। नेहा धूपिया ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। नेहा और अंगद अलग अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं। दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए हैं। नेहा ने ऑफ वाइट कलर का शरारा पहना है, जबकि अंगद बेदी ऑलिव कलर के कुर्ता पजामा में नजर आ रहे हैं। उनके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां देखी जा सकती हैं, जो कि उनकी तस्वीर को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही हैं। तो तस्वीर आपको हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब नेहा धूपिया और अंगद बेदी दोनों ही कटरीना कैफ की शादी में पहुंचे माधोपुर, और यहां पर उन्होंने भी अपना फोटो शूट कराया। और ये फोटो नेहा धूपिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। तो नेहा के साथ फोटो में नजर आए अंगद बेदी। तो वहीं बात उत्तराखंड की, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को एक अजीबो गरीब धमकी वाला पत्र मिला है। पत्र की भाषा हिंदी में है। पत्र में जो धमकी दी गई है वो कविता के रूप में लिखी गई है। पत्र के अंत में तालिबान लिखा गया है। तो वहीं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। आनन फानन में हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही धमकी भरे पत्र की जाँच भी शुरू हो गई है। बता दें कि संघ और बीजेपी से जुड़े बड़े संत हैं राजराजेश्वर आश्रम, उनको धमकी भरा पत्र मिलने से हरिद्वार पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस की जांच का विषय ये है कि आखिर ये पत्र किसने और क्यों भेजा है, और पत्र भेजने वाले ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को ही धमकी देने के लिए क्यों चुना। एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। एक आश्रम में तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो धमकी भरा पत्र है उसको लेकर पुलिस की तरफ से जांच जारी है और तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी एक्टिव है। धर्म संसद विवाद से चर्चाओं में आए जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिम्हानंद गिरी का कहना है कि प्रशासन ने साजिश के तहत ये गिरफ्तारी की है। इतना ही नहीं, जेल में रिजवी की जान का खतरा भी बताया जा रहा है। अब मामले में जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह की सुविधाएं आम कैदियों को दी जाती हैं, ठीक वही सुविधाएं उन्हें भी दी जा रही हैं। साथ ही में 22 श्रेणी की सुरक्षा भी उन्हें मिली हुई है। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जितेंद्र नारायण त्यागी जो है कल इस कारागार में निरुद्ध हुए हैं, और एक बंदी को जो भी सुविधाएं अनुमन्य होती हैं एज पर जेल मैनुअल, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और चूँकि उनको बाहर 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, और जैसा कि हमारी जानकारी में भी आया है कि उनको कई थ्रेट मिली हुई है, तो उसके मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान जो है इस कारागार में रखा जा रहा है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।